हेलो एवरीवन, दिस इज प्रांजल एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। तो आज बात कर रहे हैं हम उत्तराखंड के जो एग्जाम होने वाले हैं, कनिष्ठ सहायक और उत्तराखंड पुलिस। तो सबसे पहला हमारा जो टारगेट है वो पुलिस है, और उसका जो एग्जाम है उसमें जो रीजनिंग के 50 क्वेश्चन है। तो आज एक और प्रैक्टिस सेट करते हैं, किस तरह से करेंगे इसे देखेंगे, समझेंगे कि क्या कर लेना चाहिए। इसी के साथ साथ कनिष्ठ सहायक के टोटल 10 प्रैक्टिस सेट आपको पाठशाला ऋषिकेश ऐप पर उपलब्ध हो जाएंगे। वहां से जाकर भी आप अपनी जो प्रैक्टिस है उसे देख सकते हैं कि क्या है। और मैथ्स का हमने कंप्लीट सिलेबस कर दिया है, तो जो भी बच्चे हैं वो एक बार जरूर जाकर के उसे रिवाइज जरूर करें, है ना। जो भी टॉपिक हमने किए हैं, जो भी क्वेश्चंस हमने किए हैं, उन्हें रिवाइज करना जरूरी है, क्योंकि मैं जब भी पढ़ाता हूँ, इतने सालों का जो एक्सपीरियंस है वो एसेंस मैंने वहां डाल दिया है कि जब आप एग्जाम में जाएंगे तो आपको किसी भी क्वेश्चन को देख के डर नहीं लगेगा। ये नहीं होने वाला कि आप कहें कि क्वेश्चन आउट ऑफ हमारा पढ़ाया हुआ आया। ठीक है, तो ये बातें हम पहले ही कह देते हैं, और पेपर बहुत ही शानदार आएगा। डोंट टेक टेंशन। जो आपने पढ़ा है सब आप वहां पे सोच पाएंगे, कर पाएंगे, और बहुत जल्द मैं स्ट्रेटेजी भी आपके साथ साझा करूंगा कि उत्तराखंड पुलिस के लिए क्या स्ट्रेटेजी, क्या रणनीति आपको अपनानी चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकें। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन ये रहा। और अगर आप अभी अभी जुड़े हैं तो लाइक जरूर कर दीजिए हमारे सेशन को, क्योंकि मेरे ख्याल से उत्तराखंड के जितने भी स्टडी के चैनल हैं जो उत्तराखंड के लिए पढ़ा रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा जो कंटेंट है, सबसे ज्यादा जो वीडियोस हैं, वो पाठशाला ऋषिकेश ने मैथ्स और रीजनिंग को लेके बनाई है। मतलब उत्तराखंड पुलिस के लिए सारा का सारा कंटेंट आपको हमारे YouTube चैनल पर लगभग लगभग मिल जाएगा। इससे ज्यादा और क्या ही करें। तो जितना प्यार हमने आपको दिया है, थोड़ा सा आप भी हमें दिखाइए। और सवाल की तरफ चलते हैं, और कॉन्सेप्ट भी समझते जाना कि क्या क्या करना है साथ में। ठीक है, देखो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से शब्द अक्षर को चुनिए। तो आपने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, समझिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि इस तरह से दिया हुआ है, तो मैं कहता हूं कि 3-3 के पेयर बना लो या 4-4 के पेयर बना लो। इस चीज को ध्यान से देखना कि 3 के पेयर बन रहे हैं या 4 के पेयर बन रहे हैं। तो 4 के पेयर बना लेते हैं। सपोज अगर 4 के नहीं बनते तो 3 के बना के देख लेते, क्योंकि ये दिख रहा था सीधे सीधे कि ए बी बी, ए बी बी, ए बी बी। अब हो सकता है कि ये ए बी बी हो, ए बी बी हो, ए बी बी हो। अब ये ऑप्शन से आपने चेक करना है, क्योंकि सब जगह एक ही लेटर आना चाहिए। सब में अगर देखा जाए तो एक ही लेटर आना चाहिए, और आप कहेंगे कि बी 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 आना चाहिए, यहाँ पे भी बी आना चाहिए, यहाँ भी बी आना चाहिए, यहाँ भी बी आना चाहिए। तो इस तरह से ना इसे ब्रेक कर लेना, जैसे मैंने आपको समझाया है। आ गई बात समझ में किस तरह से ब्रेक कर लेना है? इस तरह से इसे ब्रेक जरूर कर लेना। जब ब्रेक कर लोगे ना तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे। मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि 3-3 के पेयर में आपको लॉजिक मिल जाए। 3 में नहीं मिलेगा तो 4 में करना, 4 में नहीं मिलेगा तो 5 में करना, और इस तरह से लाइंस बनाना कि 3 में बना लिया आपने पहले लाइन ऐसे, फिर 3 में कोई लॉजिक नहीं दिख रहा तो आपको दिखेगा ये ए बी बी, फिर बी ए, फिर ये ऐसे ऐसे नहीं दिख रहा तो फिर कुछ और सोचना। ठीक है, फिर कोई और सोचने का मतलब है 3 की जगह फिर 4 पे जाना, 4 की जगह 5 पे जाना। इस तरह से अगर आप करेंगे तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, समझिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है कि ए 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है। कोडिंग डिकोडिंग नंबरिंग याद होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद आएगा 9, 9 के बाद आ गया 11, 11 के बाद आएगा 13, 9th नंबर पे होता है भैया आई, और 13th नंबर पे होता है एम। तो आई और एम वाला कोई हो, तो यहां तो एन दे दिया, बाद में गलत हो गया। आई ये यहां दे रहा है आई, और एम इसमें दे रहा है, मतलब चौथा ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल
सही हो जाएगा, दूसरे को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, वो भी हम बता देते। आजाद रिवर्स ऑर्डर में कह रहा है, क्रैक्स, इवनिंग, जीटी रोड, इंडियन रेलवे, आर आता, आई आर, मैन, एन आता जी, आ गया जी, यही लॉजिक हो जाएगा। ठीक है, चौथा वाला सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन में कह रहा है, नंबरिंग याद होती तो फटाफट कर लेते। 20 के बाद 17 आ रहा है, 17 के बाद 14 आ रहा है, 11 आ रहा है, 8 आ रहा है, तो कैलकुलेट भी कर लेना है साथ के साथ कि 3 3 का डिफरेंस चल रहा है, और दिखना भी चाहिए कि हाँ 3 3 का दिख रहा है। आपने बोला हाँ दिख रहा है। नंबरिंग याद है? नहीं है तो पाठशाला ऋषिकेश ही लिखो यूट्यूब चैनल पे, कोडिंग डिकोडिंग और नंबरिंग याद कर लो, बहुत ही आसान है तरीके से मेथड बताया हुआ है, 10 मिनट लगेंगे मात्र। 16 के बाद आ गया 3 कम करोगे 13 आ गया, 13 के बाद कितना 3 कम करोगे 10 आ गया, 10 में 3 कम करोगे तो 7 आ गया। 13 का मतलब होता है एम, 10 का मतलब होता है जे, और 7 का मतलब होता है 7, तो एम जे जी। केवल और केवल तीसरा ऑप्शन है सही हो गया है, टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है आपकी स्क्रीन पे। आपको ये बताना है कि ऑड वन आउट करना है कि कौन सा अलग है। कौन सा अलग है ये कहा जा रहा है, विषम शब्द को चुनना है। तो एक चीज का ध्यान रखना, जो अलग है, जैसे पाउंड स्टर्लिन है, डचेस मार्क है, और फ्रांस है, ये सारी की सारी ना करेंसी हैं, मगर कहाँ की करेंसी है ये कमेंट करना है, आपने देखना है इसे। ठीक है, येन जो है ये जापान की करेंसी, ये सबको पता है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ये कहाँ की करेंसी है ये आपने कमेंट करना है। कमेंट करने का मतलब है कि आपको याद हो जा रहा है। बाकी जो ये और करेंसीज हैं, ये यूरोपियन कंट्री की करेंसी हैं, यूरोप की करेंसी हैं, जबकि जापान की करेंसी येन, ये एक एशियन कंट्री है, एशियन कंट्री। ठीक है, तो बाकी 3 यूरोप की करेंसी हैं, कंट्री की करेंसी हैं, जबकि येन एशियन कंट्री की करेंसी है, इसलिए ये अलग हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया, पूछ रहा है कि वही ऑड वन आउट करना है। फॉर्म, फॉर्म मतलब एकदम दृढ़ होना, ग्रेव गंभीर। ठीक है, फास्टिडियस का मतलब भी वही होता है जो अटल है, जो नहीं खुश हो रहा। फास्टिडियस, हार्ड टू प्लीज, ऐसे लोग जिन्हें प्लीज करना मुश्किल होता है, जैसे अपने माँ बापू को प्लीज करना मुश्किल है, उनके वो प्लीज करना है तो ये नौकरी चाहिए तभी प्लीज होंगे वो, तभी खुश होंगे, है ना। तो फास्टिडियस, कुछ भी करके आ जाओ वो खुश नहीं होने वाले, क्योंकि उन्हें पता है कि भैया अल्टीमेट गोल तभी खुशी मिलेगी जब तुम नौकरी में लग जाओगे। तो अलग क्या है, एग्रीएबल, स्वीकार्य। बाकी सब जो हैं वो लगभग लगभग गंभीर से मिलते जुलते शब्द हैं, और एग्रीएबल, स्वीकार्य, ये अलग हो जा रहा है। ठीक है, अगला देखिए जी, अगला एक छोटा सा पजल टाइप का हो रहा है। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि रोशन इज टॉलर देन, हिंदी में कर लेते हैं, रोशन हार्दिक से लंबा है। तो रोशन बनाओ भैया, रोशन दिल के करीब है, रोशन हार्दिक से लंबा है। हार्दिक नीचे बनाइए, रोशन को ऊपर बनाओ, हार्दिक से लंबा है। और हार्दिक सुशील से छोटा है, हार्दिक सुशील से छोटा है, तो सुशील हार्दिक से ऊपर बना लो थोड़ा, हमें नहीं मालूम रोशन से लंबा है या नहीं है। निजा जो है, निजा वो हैरी से लंबी है किंतु हार्दिक से छोटी है। निजा जो है, तो निजा हार्दिक से छोटी हो रही है, लेकिन हैरी से लंबी है, हैरी से लंबी है। सुनील रोशन से छोटा है, सुनील जो है रोशन से छोटा है, मतलब सुनील भाई साहब यहाँ आएंगे। तो आपसे पूछा जा रहा है सबसे लंबा कौन है, हमें तो पहले ही पता था कि सबसे लंबा कौन है, रोशन है, तो रोशन को टिक करो और आगे बढ़ जाइए। आ गई बात समझ में? अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में ऐसा लगता है कि लॉजिक कुछ और होना चाहिए था, हमने कोई और लॉजिक बता दिया, तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। रीजनिंग में ये सब चीजों की गुंजाइशें होती हैं, और बार बार मैं एक बात कहता हूं, आपका जो भी लॉजिक है एग्जाम सेंटर में उसे बाहर तक याद करके लेके आओ कि मैंने ये सोच करके मारा। ठीक है, और रीजनिंग के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिशें करें, एक भी क्वेश्चन ना छोड़ें। क्या पता आपने जो लॉजिक सोचा हो वो सही हो,
जब आप किसी एक्सपर्ट से मिलेंगे वो कहेगा कि नहीं भाई तुमने जो सोचा है वो बिल्कुल सही सोचा है, तब आपको लगेगा भाई यार टिक करना चाहिए था। अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, ये नहीं जरूर पढ़ना है। डिकम्पोजिशन के लेटर्स का यूज करके नहीं बनाया जा सकता, तो ई को इकोनॉमिस्ट तो बनाया जा सक रहा है, पोजीशन भी बनाई जा सक रही है, डॉक्टर भी बनाया जा सक रहा नहीं है, क्योंकि यहां पे क्या आ गया, आर आ गया, तो आर नहीं है डिकम्पोजिशन में, इसलिए डॉक्टर सही आंसर हो जाएगा। कंपोज बनाया जा सकता है और सब बनाया जा सकता है। ठीक है, आ गई बात समझ में, क्लियर है? दिक्कतें, गिले शिकवे तो नहीं, तो आपने बोला बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक प्रश्न पत्र में कुल 12 प्रश्न हैं। कितने प्रश्न हैं? 12 प्रश्न हैं। केवल 6 प्रश्नों का उत्तर देना है। 6 प्रश्नों का उत्तर देना है। पहले पढ़ते रहो, पहले ही मत सोचने लगो, कैलकुलेट मत करने लगो, पढ़ लो पहले। 6 प्रश्नों का प्रत्येक का एक एक विकल्प और दिया हुआ है। मतलब जैसे होता है ना, 6 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन के एक एक विकल्प और हैं। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न के 4 भाग हैं। तो आपने देखा टोटल 12 क्वेश्चन थे, जिसमें से 6 ऐसे थे जिनके एक एक विकल्प और थे। मतलब कितने क्वेश्चन हो गए आपके पास? ये 12 तो यही हो गए, और 12 टोटल थे। मतलब 6 और बच रहे हैं। 6 तो शुरुआत के थे और 6 लास्ट के, मतलब टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? 18। लास्ट में वो कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न के 4-4 भाग हैं, तो 18 क्वेश्चन आपके पास हैं। कह रहा है कि प्रश्न पत्र में प्रत्येक प्रश्न के भागों को मिलाकर कुल कितने प्रश्न हैं? तो 18 प्रश्न तो ये हो गए टोटल, और हर क्वेश्चन के 4-4 भाग हैं, तो 18 गुणा के 4 करोगे और कह दोगे कि 72 आंसर हो गया है। समझ में आ गया क्वेश्चन? तो आपने बोला बिल्कुल ठीक है, दिक्कतें बिल्कुल भी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो भैया, इंसर्टिंग द मिसिंग टर्म का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि इन सब को यूज करके 35 बनाना है। 3 छोटे नंबर्स को यूज करके ना एक बड़ा नंबर बनाया जा सकता है। तो आपने देखा 3 का स्क्वायर करूं 9 होता है, 5 का स्क्वायर करूं 25 होता है, 1 का स्क्वायर करूं 1 होता है। 1 और 9 कितना हो गया? 10 हो गया। 10 और 25 कितना हो गया? 35 हो गया। ठीक है जी, यहाँ जो लॉजिक लग रहा है वही लॉजिक यहाँ भी लगना चाहिए। तो 16 हो रहा है, 49 हो रहा है, मतलब 50 में 15 जोड़ूंगा 65 हो गया। 65 और 4 बिल्कुल सही चल रहा है जी। स्क्वायर्स करके जोड़ दे रहा है। 6 का स्क्वायर किया 36 हो गया, 3 का स्क्वायर किया 9 हो गया, 7 का स्क्वायर किया 49 हो गया, 50 और 30 ऐसे जोड़ा करो। 50 और 30 80, 85। ठीक है, 85 और 10 95, 94 आंसर हो जाएगा। 94 इज द राइट आंसर। जोड़ना भी सिखा दूंगा इसके तहत। अगले क्वेश्चन को देखिए भैया, यहां लिख लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 के बाद 10, 11 आ रहा है, 11 के बाद 24 आ रहा है, 24 के बाद 51 आ रहा है, 106 आ रहा है। सबसे पहले ये देखना है कोई स्क्वायर क्यूब का अगल बगल तो नहीं है। अगर नहीं है तो ठीक है, तो फिर आप क्या ही करेंगे। आपने बोला कि हमें एक तरीका पता है। ओ देखो, 5 का डबल कर रहे हैं, +1 कर रहे हैं, 11 आ गया। 11 का डबल कर रहे हैं, कितना आ गया? 22 में कितना जोड़ दें? 2 जोड़ दें, 24 हो गया। 24 का डबल कर लो, कितना हो गया? 48। 48 में कितना जोड़ रहे हैं? 3 जोड़ रहे हैं। इसका क्या कर लो? डबल कर लो, +4 जोड़ लो। 102 में 4 जोड़ोगे तो 106 हो गया। अब क्या ही करेंगे, 106 का डबल 212 होता है, उसमें 5 जोड़ोगे तो 217 आंसर हो जाएगा। आ गई बात समझ में? दूसरा, ये लॉजिक आपको दिखा, कोई और लॉजिक भी है? कोई और ऑप्शन आपको लग रहा है कि सर 115 इस लॉजिक से हो जा रहा है, या 221 इस लॉजिक से हो रहा है, 122 इस लॉजिक से हो रहा है, तो वो भी हमें बताइए। और अगर आप इस तरह से सोचते हैं चीजों को, तो भी आपका रीजनिंग बहुत अच्छा है, आप वो कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलता है इस तरह से। अगला क्वेश्चन देखो भैया, बहुत ही प्यारा सा है। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में एक दो वक्तव्यों के आगे 2-3 निष्कर्ष दिए गए हैं। आप सामान्य ज्ञात तथ्यों में अंतर होने पर भी वक्तव्यों की पड़ताल करेंगे।
जो यहाँ लिखा हुआ है ना उसी को अटूट सत्य मानना है, उसी को सोच करके आपने कहना है कि क्या सही है क्या गलत है। आप तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा, यदि कोई हो, दिए गए वक्तव्यों में से निकाला जा सकता है। तो स्टेटमेंट और कंक्लूजन पे बेस ये सवाल है, पढ़ लेते हैं सवाल क्या है पहले। आ गए क्या सारे ऑप्शन? हाँ आ ही गए। देखो पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि सन इज द सोर्स ऑफ लाइट, सूर्य प्रकाश का स्रोत है। ठीक है, ये दिया हुआ। जो दिया हुआ है ना उतना ही सोचना है, उसके अलावा कुछ नहीं सोचना। आपको बस ये पता है कि मैं हूं, मैं आपका रीजनिंग का मैथ्स का मास्टर हूं, बस आपको इतना ही पता है। आपको ये नहीं पता है कि ये जो मास्टर यहाँ बैठा हुआ है ये रॉ एजेंट है। ये जो मास्टर यहाँ बैठा हुआ है यही लक्की बिस्ट है। और जो लक्की बिस्ट वहां इंटरव्यू दे रहा है वो असल लक्की बिस्ट नहीं, लक्की बिस्ट ये आदमी है जो केवल आपको यहां पर स्क्रीन पे दिखता है। समझ रहे हो? इतना ही आपको मेरे बारे में पता है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पता है कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, एलियन हूं नहीं हूं। डेली शाम को आ जाता हूं। जितना कहा गया है उतना ही पता है आपको, जो दिख रहा है वही मैं हूं, इसके अलावा मैं और कोई नहीं हूं। तो यहां पर स्टेटमेंट क्या दी हुई है, सन इज द सोर्स ऑफ लाइट। इससे आपको क्या पता लग रहा है? आपने कहा कि जी सूर्य लाइट का एक सोर्स है, ये पता लग रहा है। ठीक है, कंक्लूजन पढ़ते हैं। मून इज नॉट द सोर्स ऑफ लाइट। क्या इस वाली स्टेटमेंट से हम कह सकते हैं कि मून के बारे में कुछ हम बता दें? क्या ये स्टेटमेंट से हमें पता लग रहा है कि मून के बारे में बताया जा रहा है? नहीं। अरे भैया तुम्हें मैं दिख रहा हूं, क्या तुम्हें मुझे देखने से मेरे अगल बगल कौन बैठा है कौन नहीं बैठा है इसके बारे में कोई जानकारी पता लग रही है? तो आप बोलेंगे नहीं, सूर्य के बारे में बात की जा रही थी, इन्होंने मून को कहां से यहां पे डाल दिया। बिल्कुल गलत बात है। आ गई बात समझ में? बेतुकी बात है, ये तो निष्कर्ष निकाल ही नहीं सकते। फिर उन्होंने कहा लाइट हैज ओनली वन सोर्स। ओनली यहां लिख दिया गया है, लाइट हैज वन सोर्स, लाइट हैज वन ऑफ द सोर्स इज सन। ये हम कह सकते हैं। ओनली सोर्स कह देना, क्या इस लाइन से ये पता लग रहा है? कुछ ऐसा दिया हुआ है, सूर्य प्रकाश का एक स्रोत है, बस स्रोत दिया हुआ है। ये कहीं नहीं कहा गया इस स्टेटमेंट में कि सूर्य ही प्रकाश का स्रोत है और बाकी सारी जो लाइट है वो लाइट नहीं है, कबाड़ है, वो अंधकार है। ऐसा कहीं लिखा हुआ है क्या? तो आपने बोला नहीं लिखा हुआ है, तो ये वाली दूसरी जो कंक्लूजन है ये भी गलत हो जाएगा। जब आपको साफ साफ दिख रहा है कि दोनों कंक्लूजन गलत हो जा रहे हैं तो मेरे प्यारों आप कहोगे क्या पहला कंक्लूजन फॉलो कर रहा है? नहीं। क्या दूसरा कंक्लूजन फॉलो कर रहा है? नहीं। क्या दोनों कंक्लूजन फॉलो कर रहे हैं? आप बोलेंगे नहीं। क्या जो चौथा लिखा हुआ है नीदर कंक्लूजन वन नॉर कंक्लूजन टू फॉलोज, तो आप बोलेंगे बिल्कुल हम इसकी तरफ जाएंगे, क्योंकि जो स्टेटमेंट कही हुई थी उससे कोई भी कंक्लूजन हम नहीं निकाल पा रहे। आ रही है बात समझ में? तो पढ़ना इस तरह से है, रीजनिंग के इस तरह के सवाल आपके पास आएंगे और ये अलग लेवल पे आपको लेके जाएंगे। अब बहुत प्यारी सी एक फिगर दी हुई है, बोल रहा है कि कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। तो प्रश्न आकृति तो हमें दिख गई, उत्तर आकृति देख लेते हैं भैया। हाँ तो हमें ये दिख रहा है। तो क्या बनेगा अगर आप ऑब्जर्व करो, ये नीचे वाली इस लाइन के नीचे भूल जाओ, अभी ऊपर को देख रहे हैं तो आप बोलेंगे इस लाइन के इधर इधर, इस लाइन को अगर ऑब्जर्व करोगे तो इसके इधर उधर सिमेट्री है, मिरर रखा हुआ है कि हाँ यहाँ पे ये क्या दिया हुआ था, स्क्वायर था तो यहाँ पे स्क्वायर बना दिया, यहाँ पे ये दिया हुआ था तो यहाँ पे ये बना दिया। दिख रहा है ना? आपने बोला हाँ। यहाँ पर ट्राइंगल दिया हुआ था तो यहाँ पर ट्राइंगल बना दिया। तो मतलब क्या बन रहा है? आपने कहा सर जी मिरर इमेज बन रही है, मिरर इमेज बन रही है, तो नीचे भी मिरर इमेज बनेगी। बनाओ भैया, ये ऐसे होगा, ये पता नहीं क्या है। नीचे अगर ऑप्शन में देखें तो शून्य टाइप का कुछ दिख रहा है, जीरो ही है। और यहां देखोगे तो यहाँ ट्राइंगल बनेगा और यहाँ स्क्वायर बनेगा, सिमेट्री बनेगी इस लाइन के अबाउट। और एक और चीज थी, यहां इस वाले में जो शेडेड था वो इस वाले में शेडेड नहीं होने वाला। तो यहाँ पे जो शेडेड था नहीं था, उस पे शेड कर दो, इस पे शेड होगी और इस पे भी शेड होगी और इन दोनों पे शेड
नहीं, अबे उल्टा बना दिया क्या मैंने? उल्टा बना दिया। कैसे जाते हैं बैक? बैक का कोई ऑप्शन है नहीं। नीचे वाले कोई बना रहा हूं, केवल ध्यान से देखना। अलग से ही बना देते हैं। ये ट्रायंगल था, ये ऐसे था, ये कुछ इस तरह की फिगर थी, और ये था, ये शेडेड था, ये शेडेड था। तो हमें दिख रहा है कि ये शेड इधर उधर चली जा रही है। यहाँ पे शेड था तो पहले वाले पोर्शन खाली कर दिया इन्होंने, शेड कर दिया। यहाँ पे इधर शेड है तो अब शेड इधर आ जाएगी। तो ट्रायंगल पे शेड होगा और स्क्वायर पे शेड होगा, बस इतना समझना। इस साइड शेड होगा, इस साइड शेड वाला ये है, और नीचे क्या बन रहा है? स्क्वायर बन रहा है। हाँ यही है। तो दूसरा ऑप्शन होगा। और यहां जो बनी हुई थी फिगर वो बिना शेड के आ जाएंगी। गॉट इट? आ गई बात समझ में? यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थी। चलो भैया आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखा। आप सबका जीएस वाले बच्चों का फेवरेट सवाल है। कह रहा है कि चूज द फॉलोइंग डायग्राम 1 2 3 4, the one that illustrate the relationship among the three given classes: North America, United States of America, New York। इन सब के बीच में क्या रिलेशन है, वेन डायग्राम बताना है। किस किस के बीच में भैया? उत्तरी अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका और न्यूयॉर्क के बीच में। तो आपने कहा नॉर्थ अमेरिका तो क्या है? कॉन्टिनेंट है। एक सर्कल ऐसे बनेगा, उसके अंदर क्या ही आ जाएगा? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका आ जाएगा, और उसके अंदर आ जाएगा न्यूयॉर्क। ऐसी कोई फिगर दिख रही है? तो आपने कहा बिल्कुल सर, पहला ही ऑप्शन दिख रहा है, आप उसे टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है? पीस ऑफ पेपर इज फोल्डेड एंड कट एज शोन इन द बिलो। इन द अनुसार कागज को मोड़कर काटने के बाद, खोलने के बाद वह किस आकृति जैसा दिखाई देगा? कागज काट करके, फोल्ड करके, ठोक करके बता रहे हैं कि किस तरह का बनेगा, आपको यह बताना है। तो आपने देखा कि किस किस तरह से, पहले ऐसे फोल्ड किया, फिर ऐसे फोल्ड किया, फिर ऐसे फोल्ड किया, और फिर यहां पर पंच कर दिया। अब ये जो पंच किया है ना, देखो, ये जब ओपन होगा तो ये इधर भी जाएगा, और फिर क्योंकि ये ऐसे था, और फिर ये इधर को खुलेगा तो ये ऐसे ऐसे आएगा, और फिर ये ऐसे था तो ये यहां भी आएगा, यहां भी आएगा, यहां भी आएगा, यहां भी आएगा। ऐसी कोई फिगर दिख रही है? तो आपने बोला सर पहली ही वाली फिगर दिख रही है, तो इसी को टिक कर लो और आगे बढ़ जाओ। ऐसा और कोई फिगर नहीं दिख पा रहा है, तो नहीं दिख रहा है तो भैया इसी को कर लो। अगले क्वेश्चन की तरफ आ गए। बहुत ही प्यारा सा लिखा हुआ सवाल है, अगर आप समझें। 15वां सवाल। 15वें सवाल में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है भैया? ऑड वन आउट करना है, विषम पद पहचानना है। ऑड वन, ऑड वन, ऑड वर्ड नंबर लेटर आउट, कौन सा अलग होगा ये आपको बताना है। 240 को देखेंगे तो हमेशा स्क्वायर, क्यूब ये याद होने चाहिए, पहाड़े याद होने चाहिए। 2 के पहाड़े में सब आते हैं, 3 के पहाड़े में ये आता है, ये आता है, मगर ये नहीं आता और ये भी नहीं आता। एक होना चाहिए था कोई, है ना? तो इस तरह से आपने अलग अलग लॉजिक लगाने हैं। एक लॉजिक मुझे जो दिख रहा है, 2 और 4 को जोड़ेंगे 6 आ गया, इन सबको जोड़ दिया 7 आ गया, इनको जोड़ा 3 आ गया। डिजिट्स का सम कर रहा हूं, अंकों का योग कर रहा हूं, 11 आ रहा है। तो 6 अलग है, 6, बाकी सब क्या है? प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, बाकी सब प्राइम नंबर है। 240 में जो ये 6 आ रहा है जोड़ करके, ये एक प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए ये अलग हो जाएगा, इसलिए मैं इसे टिक कर दूंगा। आपके पास अगर कोई लॉजिक है तो जरूर कमेंट कीजिए और कहिए मास्टर मेरा क्या ये सोचना गलत है। तो कमेंट देखेंगे फिर कि क्या है आपका लॉजिक। पहले कमेंट तो करो, कुछ और सोच पा रहे हो क्या? ठीक है, यही एक्सरसाइज होती है कि आपने ये सोचा, आप कुछ और भी सोच रहे हो। कोई जरूरी थोड़ा ना कि आपको यही दिखेगा एग्जाम में, कुछ और दिखेगा। क्या मालूम ये गलत हो, आप जो सोच रहे हो वो सही हो। तभी तो हम रिव्यू के ले जाते हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे, सिल्वर एजी लिखते हैं, प्लेटिनम को शायद पीटी लिखते हैं, जिंक को जेडएन लिखते हैं, कांसा जो है वो एलॉय है। कांसा जो, कांस्य सॉरी, कांस्य जो है वो एलॉय है। और किस किस का एलॉय है ये आप कमेंट करें। आपके पेपर में आ गया
कि ब्रॉन्ज इज द वो एलॉय ऑफ मिश्र धातु है और किस किस से मिलके बनी हुई है, तो भैया क्या ही करोगे, जनरल अवेयरनेस का सवाल है, अलग पूछा जा रहा था तो ब्रॉन्ज अलग हो जाएगा। ये सब मेटल हैं, मेटल है, मेटल है, मेटल है, ठीक है, शुद्ध मेटल है। अगले क्वेश्चन में आपसे दिया हुआ है कि कौन सा विकल्प दिए गए शब्दों के सार्थक क्रम को बताता है। सार्थक क्रम को बतला लेना है तो सबसे पहले आपने पढ़ लेना है प्यूपा, लार्वा, मॉथ और एक्स। तो सबसे पहले ये तितली का जो जीवन चक्र है उसकी बात की जा रही है। आप कहेंगे कि सबसे पहले तितली क्या ही दे देती है, अंडे दे देती है। अंडे से क्या आता है, लार्वा आता है। पहले नंबर पे ये आएगा, दूसरे नंबर पे ये आएगा, तीसरे नंबर पे प्यूपा आता है और चौथे नंबर पे मॉथ आता है। तो थर्ड, तो चार, दूसरे नंबर पे चार, दो, एक और ये, हाँ ठीक है, तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जा रहा है। आ गई बात समझ में? इस तरह से आप कर सकते हो कि बार बार देखना ना पड़े कि क्या ही आपने देखा था। अगला सवाल बहुत ज्यादा प्यारा है, ज्योग्राफी से है प्यार, तो कर दो इसे एक बार। वाह। तो आपसे पूछा जा रहा है दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प क्षेत्रफल के आरोही क्रम में निम्नलिखित महाद्वीपों का सार्थक क्रम बनाता है। तो सबसे बड़ा जो महाद्वीप है, आरोही क्रम कह रहा है, मतलब घटते हुए, घटते से बढ़ते की तरफ, कि बढ़ते से घटते की तरफ, आरोही, असेंडिंग कह रहा है ना, हाँ, घटते से बड़े की तरफ। जो सबसे कम है वो पहले लिखना है और जो सबसे बड़ा है, इस चीज का ध्यान रखना है सवाल करते हुए, ठीक है। ऑप्शंस भी आ गए, ठीक है। अब हमें क्या पता है, हमें ये पता है, अगर आपको भी पता है, तो सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो है एशिया। फिर कौन सा है, अफ्रीका। फिर कौन सा है, नॉर्थ अमेरिका। फिर कौन सा है, साउथ अमेरिका। फिर कौन सा है भैया, यहाँ के हम फंस गए, फिर आ जाएगा यूरोप और फिर लास्ट में आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया, सबसे छोटा महाद्वीप। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, ठीक। यहाँ कितने दिए हुए, पांच ही दिए हुए, एशिया नहीं दिया हुआ। मगर आपको आरोही क्रम में बताना है, इस चीज का ध्यान रखना, मतलब छोटे से बड़े के क्रम में बताना है। तो एशिया नहीं दिया हुआ है आपको, तो सबसे बड़ा जो महाद्वीप होगा इन सब में वो कौन सा होगा, अफ्रीका होगा। अफ्रीका बोले तो लास्ट में दो आना चाहिए, दो तो दे ही नहीं रहा भाई ये। आरोही क्रम, घटते से बढ़ते क्रम में क्यों ही ये ऐसे बदतमीजी कर देता है। मीनिंगफुल ऑर्डर, ओहो, इंग्लिश में लिख रहा है मीनिंगफुल ऑर्डर फॉलोइंग कॉन्टिनेंट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एरिया। अबे यार, क्यों ये असेंडिंग लिख दिया इसने? अगर मीनिंगफुल ऑर्डर कह रहा था तो हम देखते हैं कि सबसे पहले अफ्रीका आएगा, फिर नॉर्थ अमेरिका आएगा, फिर साउथ अमेरिका आएगा, फिर यूरोप आएगा, फिर ऑस्ट्रेलिया आएगा। अब क्योंकि वो असेंडिंग ऑर्डर नहीं कह पा रहा है, दिया वही नहीं उसने ऑप्शन में, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में दे रहा है, ठीक है। तो दूसरा, अफ्रीका सबसे पहले आना है, तो दूसरा वाला सब में ही दूसरा दे रहा है, देख रहे हो ना, इसीलिए तो कह रहा हूं मैं। दूसरे के बाद आएगा नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका कौन सा वाला है भैया, देखो ऑब्जर्व करो, पांचवा। तो दूसरे के बाद पांचवा, एक तो इसमें आ रहा है और एक इसमें भी आ रहा है। फिर आएगा नॉर्थ अमेरिका, अबे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका बोले तो पहला, ठीक है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। फिर आ जाएगा भैया आपका यूरोप, यूरोप आ रहा है। यूरोप कौन से पे है, थर्ड प्लेस पे है, तो चौथा वाला सही हो जाएगा। यूरोप के बाद आ जाएगा मेरे प्यारों ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा जो कॉन्टिनेंट है वो है ऑस्ट्रेलिया। तो इन्होंने ये गलत लिख दिया, आरोही क्रम नहीं लिखना चाहिए, लिखना चाहिए मीनिंगफुल ऑर्डर। मीनिंगफुल ऑर्डर में कौन सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही प्यारा सा लिखा हुआ सवाल। सवाल आपसे कहा जा रहा है कि दो, नौ, ग्यारह, ओहो हो, ऐसे पढ़ लेने का दिखेगा उसी को जो पढ़ेगा, है ना। दो प्लस नौ करेंगे तो 11 आ गया, आठ प्लस पांच करेंगे तो 13 आ गया। साथ में कितना जोड़ें तो आप बोलेंगे प्रश्नवाचक की जगह तीन हो जाए।
6 4 10, ठीक है जी, लॉजिक बिल्कुल सही चल रहा है। मगर ये 7 के बारे में भी कुछ कह रहा है। 7 कैसे आ रहा है? इस 2 में से इस 7 को, इस 9 में से इस 2 को घटा देंगे तो 7 आ रहा है। 5 में से 8 घटाएंगे तो 3 आएगा। 3 में से 7 घटाएंगे तो माइनस का 4 आएगा, बिल्कुल सही। 4 में से 6 घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस का 2। तो हमारे पास दो ऑप्शन निकल गए, पहला है 3 और दूसरा है -2। बोले तो ऑप्शन नंबर तीसरा इज द राइट आंसर। गॉट इट? समझ में आ गई बात? थोड़ा थोड़ा बॉड मास से रिलेटेड सवाल है। देखो भैया क्या ही कह रहा है सवाल में, कह रहा है कि इनको रिप्लेस कर देना है और फिर आंसर बता देना है। तो 44 लिख लेते हैं। 44 गुणा गए 9। आर का मतलब होता है डिवाइड का 12। एस का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों -6। क्यू का मतलब हो जाता है गुणा 4। पी का मतलब हो जाता है प्लस। क्यों लग रहा है कि कुछ छोड़ दिया हमने? नहीं छोड़ा। पी का मतलब हो जाता है प्लस, प्लस का 16। तो बॉड मास यूज करना है, BOD MAS। बार बार लिख रहा हूं मैं ताकि किसी बच्चे को अगर नहीं भी आता है तो वो याद रखे कि सबसे पहले डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर माइनस करेंगे। तो डिवाइड यहाँ होगा पहले, तो आप इसे लिखो 44 गुणा के 9/12। 3 तिया 9, 3 चौके 12, 4 से ये घटेगा 11 आ गया, माइनस 6 चौकू 24 आ गया भैया, प्लस 16। तो 11 और 3 कितना हो गया? 33। 33 में से 24 गया तो मेरे ख्याल से 9 आता है। 9 और 16 को जोड़ देते हैं तो 25 आ जाता है। 25 जिस बच्चे का सही आंसर आ रहा है कहे, जो भी कहना है कह दो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21वां। अगेन इस तरह का सवाल है। क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्र परस्पर बदलने से निम्नलिखित समीकरण सही बनेगा? तो एक एक करके आपने बदल लेना है ना। पहले ही ऑप्शन को बदल के देख रहा हूं। माइनस को डिवाइड से और डिवाइड को माइनस से रिप्लेस कर दे रहा हूं। तो 5 + 3 गुणा गए 8, माइनस की जगह क्या कर दिया डिवाइड 12 और डिवाइड की जगह -4 बराबर 3 हो रहा है या नहीं हो रहा है ये चेक करने जा रहा हूं। तो पहले डिवाइड को सॉल्व करना है, बॉड मास जो ऊपर समझाया था वही लगेगा। 5 + 3 गुणा गए 8/12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, इस 3 से ये 3 कट गया तो 2 ही आया, प्लस -4। तो 5 और 2 7 में से 4 गया, 3 आ रहा है। तो पहला ही ऑप्शन सही हो जा रहा है, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं। क्वेश्चन में दिया हुआ ही ऐसे। तो मैक्सिमम बच्चे क्या गलती करते हैं? गलती तो क्या करते हैं, वो चौथे से चेक करते हैं। तो किस्मत, यहाँ पे कहोगे कि किस्मत सही थी या किस्मत खराब थी। ठीक है, आप चौथे ऑप्शन से चेक कर रहे हो तो यहाँ पहले ही ऑप्शन में दे दिया गया है कि भैया क्या है। सवाल पढ़ लेते हैं पहले, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए भी पढ़ ही देते हैं ताकि वो भी पढ़ लें। एक घन जिसकी बाहरी सतह का रंग लाल है, 2 इंच ऊंचा, 2 इंच चौड़ा और 2 इंच आर पार है, मतलब गहराई भी उसकी 2 इंच है। यदि इसे बिंदु युक्त रेखाओं में दिया दिखाए अनुसार 1 इंच के घनों में काटा जाए तो केवल दो साइडों में, ये बात ध्यान रखना, लाल रंग के घनों की संख्या कितनी है? तो ये क्यूब दिया हुआ कुछ इस तरह से, इसको इस तरह से काटा जा रहा है, ऐसे 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 करके काट दिया भैया, है ना। ये तो नहीं समझा पा रहे सही से, हम समझा देते हैं। ये क्यूब दिया हुआ इस तरह से, ठीक है। 2 सेंटीमीटर का है, 2 इंच का है, तो एक एक इंच में काट रहे हैं। ऐसे काटा, 1 इंच इधर हो गया, 1 इंच इधर हो गया, आपने बोला हाँ ठीक है। फिर ये ऐसे भी काटा, आपने बोला हाँ हाँ ठीक है। फिर नीचे तक जाएगा, ये भी ऐसे में काटा, ऐसे में काटा और ऐसे में काटा। यही ये काट के दिखाने की कोशिशें कर रहे हैं, मगर क्या करें, इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं थी ना इनके एडिटर के पास, नहीं बना पाया वो बेचारा सही से। अब अगर आप समझें तो जो ये कॉर्नर है पूरे को रेड कलर किया हुआ है, तो यहां पे रेड होगा, तो ये वाली दीवार भी रेड होगी, ये वाली दीवार भी रेड होगी। तो अगर आप इस वाले डाइस को देखो तो इसकी कितनी दीवारें रेड हैं? तो आपने बोला 3, और ये एक कॉर्नर है,
कैसे दिखा दूं इसे? हाँ, ये लो, कौन सा कलर ले लें? ब्लैक ले लिया, लो। ये कॉर्नर है जिसकी 3 दीवारें रेड हैं। इसके बगल वाला, इसकी भी तो एक दीवार यहां रेड होगी, यहां रेड होगी, और इधर जो है नीचे की तरफ अंदर वो भी होगी। तीनों साइड रेड है। मतलब जितने भी डाइस हैं सबका यही हाल है। सबकी 3 3 साइड रेड हैं। और टोटल डाइस ही कितने हैं? टोटल क्यूब कितने बन रहे हैं? 1 2 3 4 तो ये हो गए ऊपर, और 4 नीचे होंगे इसी के नीचे, तो 8 हो गए। सबका यही हाल है। 4 के 4 में मतलब 8 के 8 में 3 साइडेड, 3 3 साइडें रेड हैं, और हमें केवल 2 साइड रेड बतानी है, तो आंसर हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आपने बोला ठीक है जी, बहुत ही सही, अच्छा बताया। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन ये रहा, और बहुत ही प्यारा सा बड़ा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, मगर बनाएंगे इसे, करेंगे। ठीक है। ये कह रहा है दी गई आकृति में वृत्त उन व्यक्तियों को दर्शाता है जिनके पास कार है। तो ये जो है ना, कार को बता रहा है वृत्त। ठीक। फिर क्या कह रहा है? त्रिभुज उन व्यक्तियों को दर्शाता है जिनके पास मोटरसाइकिल है। त्रिभुज ये है। ये किसको बता रहा है? मोटर साइकिल को बता रहा है। वैसे तो लिखना चाहिए था, नहीं लिख रहा है, तो हम क्या ही करें, वेन डायग्राम का ही क्वेश्चन है भैया ये। फिर ये कह रहा है वर्ग। अब आपको वर्ग भी पता होना चाहिए ना कि वर्ग कौन सा है। मेरे ख्याल से यही है वर्ग। वर्ग उन व्यक्तियों को बता रहा है जिनके पास ऑटो रिक्शा है। ऑटो रिक्शा तो मैंने लिख लिया आपके लिए सब। आयत उन व्यक्तियों को दर्शा रहा है जिनके पास साइकिल है। आयत यही है भैया, ये साइकिल वाले लोगों को बता रहा है। सवाल में क्या पूछा जा रहा है? ऐसा क्षेत्र बताइए। कौन सा क्षेत्र बताना है? कौन सा एरिया बताना है जिसमें व्यक्तियों के पास कार हो, मोटरसाइकिल हो, साइकिल भी हो, लेकिन ऑटो रिक्शा नहीं हो। ओए होए होए होए। तो हमें क्या चाहिए? ऑटो रिक्शा वाले लोग नहीं चाहिए। ये ध्यान में रखना है। कौन कौन से लोग चाहिए? साइकिल वाले चाहिए, कार वाले चाहिए, और मोटरसाइकिल वाले चाहिए। यही लिखा हुआ है इन्होंने, कार वाले चाहिए, मोटरसाइकिल और साइकिल। उस क्षेत्र को बताना है जिनके पास ये सारी चीजें हो, लेकिन ऑटो रिक्शा ना हो। तो आपने वो वाला क्षेत्र देखना है जो कि इन तीनों में कॉमन हो। तो मुझे जो दिख रहा है वो तो यू दिख रहा है। और वी नहीं लेंगे क्योंकि वी को क्या कह देगा ये? ऑटो रिक्शा वाले नहीं चाहिए। तो इसके अंदर जो हैं उन्हें गायब कर दो, उन्हें देखो ही मत। तो क्या ही बच रहा है जो तीनों के अंदर है? और एक तो यू दिख रहा है, और केवल यू ही दिख रहा है। अब ऑप्शन पे जाओ। क्या यू वाला कोई ऑप्शन है? आपने बोला हाँ मास्टर है। यू वाले को टिक करो और आगे बढ़ जाओ। आ गई बात समझ में किस तरह से देखना होता है इस तरह का सवाल? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। बहुत ही प्यारा सा सवाल है, और ये लास्ट सवाल है आज का। इसका आंसर आपने करना है। कमेंट कीजिए कि व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, और कमेंट में जिसका भी आंसर सही होगा उसे हम पिन कर देंगे कि ये बच्चे ने सही आंसर दिया। पूरी दुनिया को पता चले भैया कि कौन है वो धुरंधर जो इस बार गेम बदल देगा। चलो फिर ठीक है। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहो, करते रहो, ठंड से बच के। और खाने का, ठंड का, इन सब चीजों का ध्यान रखें क्योंकि पेपर नजदीक हैं। और टेंशन ही नहीं लेनी है। अगर आपको कभी कभी ऐसा लगे सर में दर्द हो रहा है, तो बीच बीच में सैटरडे संडे सरसों का तेल, क्योंकि ड्राइनेस हो जाती है ज्यादा पढ़ने से, और क्योंकि एग्जाम पास है तो दिमाग ड्राई होगा होगा, नॉर्मल सी बात है अगर ज्यादा पढ़ रहे हो। और अगर ऐसा लग रहा है कि ड्राईनेस आ रही है, खोपड़ी में अलग तरह का दर्द होगा, तो पता है क्या करना? सरसों का तेल रात को लगा के हल्का हल्का दूसरे दिन धो देना। ठीक है। तो इससे थोड़ा सा सुकून जरूर मिल जाएगा दिमाग को। ऐसा लगेगा कि नहीं अब ड्राई नहीं हो रहा है। तो ये भी आप करके देख सकते हैं। पढ़ने वाले बच्चों के साथ अक्सर ऐसा होता है। और ये उस चीज का भी द्योतक है कि बताता है कि आप पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो।
अगर दिमाग में दर्द हो रहा है, लग रहा है कि डैंड्रफ टाइप का हो रहा है, तो भैया दिमाग ज्यादा यूज कर रहे हो, मतलब दिमाग का काम ज्यादा कर रहे हो, इसलिए हो रहा है। दिमाग गर्म हो जा रहा है, एनर्जी वहां लग जा रही है। तो सरसों का तेल जरूर लगाइए, मस्टर्ड ऑयल जिसे कहते हैं। चलिए फिर ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। और इत्मीनान से, सुकून के साथ, ज्यादा आपाधापी ना मचाएं और पढ़ते रहें। इस टाइम पे मन करता है कि नहीं हो पाएगा, और जब जब मन कर रहा हो नहीं हो पाएगा, तो और अच्छे से पढ़ना। क्योंकि जितने भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं ना, वो लास्ट में कोशिश ये कर रहे होते हैं कि कोई उन्हें आके कह दे कि अगली बार दे लेना, छोड़ इस बार। ठीक है, क्योंकि हमारे पास भी जितने बच्चे रहे, उन्हें जब हमने कहा कि नहीं नहीं जाओ इस बार पेपर देने, तेरा चांस है, तू अच्छा कर रहा है, तो वो कॉन्फिडेंस आता है बच्चे को कि वो जाता है। तो क्योंकि तुम मेरे पास नहीं हो और तुम कर रहे हो, रेगुलर कमेंट कर रहे हो, तो मैं तुम्हें कहता हूं कि जाओ और करके आओ। सही पढ़ रहे हो तुम। ठीक है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस दिखाओ और कर दो। बिना किए मिलना नहीं है। ठीक है, चलिए, हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहिए और करते रहिए।